हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने विज्ञान के चौपाल में। और विज्ञान के चौपाल में इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब का निर्माण किन किन किरणों के मदद से होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम प्रतिबिंब निर्माण की परिस्थिति को किन किन स्थितियों में रखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको दर्पण में वस्तु रखे जाने की विभिन्न स्थितियों को समझना होगा। तो दर्पण के भाग में मैंने बताया था कि इसका दर्पण का जो ज्यामितीय मध्य बिंदु होता है वो ध्रुव होता है, और उसका केंद्र जो होता है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र है क्योंकि ये गोलीय बन सकता है। अब देखिए, तो ये हो गया इसका केंद्र, और इसके पीछे बढ़ाने पे वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम विभिन्न स्थितियों की चर्चा करते हैं कि वस्तु को कहां कहां रखा जा सकता है। सबसे पहले मान लीजिए कि हम किसी आकाशीय पिंड की बात कर रहे हैं। आकाशीय पिंड को सामान्यतः हम दर्पण के उद्देश्य से अनंत दूरी पर स्थित मानते हैं। कहां मानते हैं? अनंत दूरी पर स्थित। तो मान लीजिए कि सूर्य हो गया, चांद हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या हो गया? अनंत दूरी पर स्थित हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर हो, फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि हम इसको आगे लाते हैं। तो अब आगे लाएंगे तो मेरी दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति या तो अनंत पे हो सकती है पहली स्थिति, या जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो सकती है। बीच का अर्थ यहां पे आप ये मत समझिएगा कि एकदम ठीक मिड पॉइंट, ठीक बीच। बीच का अर्थ यहां पे है कि इसके बाद और इससे पहले कहीं भी, चाहे यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं भी। तो दूसरी स्थिति क्या हो गई? अनंत और सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच। ये दूसरी स्थिति हो गई। चलिए अब तीसरी स्थिति के बारे में देखते हैं। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर। अगर हम यहीं पे रख दें वस्तु को तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तीसरी कौन सी हो गई? सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। अच्छा, फोकस इसके ठीक बीच में होगी। कहां होगी? फोकस इसके ठीक बीच में होगी। अब चौथी स्थिति क्या हो सकती है? चौथी स्थिति हो सकती है सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच अगर हम वस्तु रखेंगे तो सी और एफ के बीच का मतलब ठीक बीच नहीं, ये कहीं पे, यहां 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 कहीं पे आप वस्तु रखिए। तो सी तथा एफ के बीच। और पांचवी स्थिति हो गई एफ पर। पांचवी स्थिति एफ पर। अगर एफ पर हम यानी फोकस पर अगर वस्तु को रखें तो क्या होगा? और छठी स्थिति क्या हो जाएगी? छठी स्थिति हो जाएगी एफ तथा पी के बीच। एफ तथा पी के बीच कहीं भी रखिए आप, ठीक बीच नहीं, कहीं भी आप रखिए। चाहे यहां पे आप वस्तु को रख दीजिए, यहां पे वस्तु को रख दीजिए, यहां, लेकिन एफ और पी के बीच में होना चाहिए। बीच में कहने का अर्थ ठीक मध्य नहीं समझना है। तो एफ तथा पी के बीच। अब सातवीं स्थिति ध्रुव पर रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ध्रुव जो है आप जानते हैं कि इसकी मध्य बिंदु की स्थिति ठीक है, और इतना नजदीक वस्तु को रखना बहुत मुश्किल है और उसका अध्ययन करना। तो हम देखते हैं यहां पे 6 स्थिति हुआ जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत और सी के बीच, सी पर सी तथा एफ के बीच, एफ पर एफ तथा पी के बीच। अब देखिए
इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैं सबका अलग अलग प्रतिबिंब बना के हालांकि दिखाऊंगा आपको कि आखिर ऐसा कैसे होता है, लेकिन आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, जब वस्तु अनंत पे हो तो अनंत पे हो तो कहां पे बनेगा? जब वस्तु अनंत पे होता है तो इधर से आप वस्तु जैसे जैसे आपका जितना इधर रहेगा प्रतिबिंब उतना उधर बनेगा। तो अनंत पे रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पे। कहां पे? फोकस पे। उसके बाद अनंत और सी के बीच, अब क्या हुआ कि मेरा वस्तु यहां से आके यहां पे आ गया, ठीक है, अनंत और सी के बीच आ गया। तो जब मेरा आया तो ये प्रतिबिंब भी इधर भागा। बिंब किधर? इधर भाग रहा है, यानी वस्तु इधर भाग रहा है, प्रतिबिंब इधर भाग रहा है। तो ये कहां पे आया? सी तथा एफ के बीच। सी तथा एफ के बीच। अच्छा, इसको और थोड़ा सा जो है, अगर सी पे आ गया तो क्या हो गया? तो सी पे आ गया तो अगली स्थिति क्या है? एफ देखिए, अनंत पे था तो एफ पे। उसके बाद जो है अगली स्थिति क्या है? अनंत और सी के बीच। तो अनंत और सी के बीच तो क्या होगा? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच। उसके बाद क्या हुआ? अगली स्थिति सी पर। सी और एफ उसके बाद अगली स्थिति सी पर। तो अगली स्थिति सी पर तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगी, क्योंकि इसको और ऊपर जाइए। देखिए, जब वस्तु अनंत पर तो फोकस पर। जब अनंत और सी के बीच तो सी और एफ के बीच। उसके बाद जब सी पर तो सी पर ही बनेगा। अच्छा, अब आगे जो है बढ़ते हैं। आगे अगर जो है यह सी और एफ के बीच वस्तु रखा जाए, तो सी और एफ के बीच अगर वस्तु रखा जाएगा तो फिर पलट दीजिए, कहां बनेगा? अनंत और सी के बीच। कहां बनेगा? अनंत और सी के बीच। और जब एफ पर हो तो कहां बनेगा? एफ पर हो तो अनंत पे बनेगा। कहां होगा? यहां पे अनंत तथा सी के बीच। और एफ पर होगा तो कहां बनेगा? एफ पर होगा तो अनंत पे बनेगा। अनंत पर बनेगा। अच्छा, अगर एफ और पी के बीच हो तब क्या होगा? एफ और पी तो इसमें शामिल नहीं है। हमने देखा कि वस्तु अनंत पर तो एफ पर, अनंत और सी के बीच तो सी और एफ के बीच, सी पर तो सी पर ही। फिर उसके बाद जो है उसका पलट दीजिए, सी और एफ के बीच तो अनंत और सी के बीच, और एफ पर तो अनंत पर। मतलब जैसे जैसे वस्तु को इधर लाएंगे प्रतिबिंब क्या होगा? इधर बनता जाएगा, भागता जाएगा। और एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच जब रहेगा तो दर्पण के पीछे बन जाएगा। तो ये यूनिक है, आप इसे याद रख सकते हैं कि एफ और पी के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। अच्छा, अब इसकी प्रकृति को भी देख लेते हैं। क्या होता है? छोटा है, उल्टा है, काल्पनिक है, आभासी है, क्या है वो देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर रहता है तो कहां बनता है? फोकस पर बनता है। और फोकस पर रहेगा तो ये प्रतिबिंब क्या होता है? ये प्रतिबिंब बनता है आपका उल्टा। क्या बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा। और आप जानते ही हैं कि यहां पे सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, तो सूर्य तो बहुत बड़ा है ना, अब उसका प्रतिबिंब बन रहा है तो सूर्य की तुलना में क्या होगा? बहुत छोटा होगा। आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं। तो उल्टा और बहुत छोटा, ठीक है। अच्छा, और काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा? तो जैसे ही उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा तो ध्यान रखिएगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, ध्यान रखना है। अब इसका देखते हैं, यह भी क्या होगा? उल्टा होगा, और बहुत छोटा नहीं बल्कि छोटा होगा। अब जाहिर सा बात है, मैंने आपको बताया कि जैसे सूर्य चंद्रमा या कोई भी आकाशीय पिंड या अनंत दूरी पर स्थित अगर कोई चीज है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है,
तो क्या होगा, उस चीज के तुलना में काफी छोटा होगा, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा होगा, तभी उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब देखते हैं, अनंत और सी के बीच रहेगा तो उल्टा होगा और छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा। तो यहां पे छोटा जो हम लिखते हैं किससे, वस्तु से छोटा होगा आकार में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। तीसरा, सी पर, अगर सी पर रहेगा यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो यहां पे देखिए, अब जैसे जैसे हम इधर ला रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है। बहुत छोटा था, छोटा हुआ, अब क्या हुआ, उल्टा तो रहेगा लेकिन बराबर। तो बराबर किसके, वस्तु के आकार के बराबर। मतलब जितना प्रतिबिंब का आकार उतना ही बिंब का आकार, यानी बिंब के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब अगर अनंत और सी के बीच हो, अब क्या होगा, ये बराबर हुआ तो अब और आगे ले जाएंगे तो अब प्रतिबिंब छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्या होना हो जाएगा शुरू, छोटा, यानी उल्टा तो बनेगा ही लेकिन क्या होगा, छोटा। किससे छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। देखिए, बहुत छोटा, छोटा, बराबर और यहां पे छोटा। तो यहां पे छोटा का मतलब क्या है, अब माफ कीजिएगा, बड़ा। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, यहां पे छोटा, यहां पे प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर। अच्छा, और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और अनंत पर जब प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पे बनेगा, फोकस पे रखें, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उल्टा तो बनेगा लेकिन प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इस प्रकार आपने देखा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा था, छोटा था, बराबर हुआ, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ। तो अगर आप इन 6 स्थितियों को याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में रह सकता है। अगला, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच अगर जो है रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सबसे पहले तो दर्पण के पीछे बनेगा। अब आप खुद दिमाग लगाइए, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। क्या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब कब बनता है, जब जो है प्रकाश की किरणें कटेगी तब प्रतिबिंब बनेगा। अब दर्पण के पीछे आके कटना क्या संभव है, क्योंकि दर्पण को तो पास ही नहीं कर सकता है प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण दर्पण को पास करेगी कभी, क्या दर्पण से होके गुजरेगी? नहीं गुजरेगी। तो नहीं गुजरेगी तो फिर आखिर जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? तो जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब नहीं बन सकता है तो सीधी सी बात है कि हम किरणों के पीछे कटने का अनुमान लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। और जैसे ही हमने अनुमान लगाया तो प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक है। प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक है। और मैंने बताया आप लोग को कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और इसका आकार जो होगा वह वस्तु से बड़ा, वस्तु के आकार से इसके प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। और आप आभासी या काल्पनिक जो बोल लीजिए, आभासी या काल्पनिक, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए, आपने इन 6 स्थितियों को पढ़ा। अब अगर आपको सही तरीके से प्रतिबिंब निर्माण विभिन्न स्थितियों में दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसे समझना है तो एक बार इस चार्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, यह आपका काफी मदद करेगा। और आप ये समझ लीजिए कि इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। मैंने जो आपको समझाया है उसे आपको ध्यान में रखना है कि 6 स्थितियां होती है। अब इन 6 स्थितियों से हम क्या कर सकते हैं? 6 स्थितियां भी एक सीक्वेंस में, क्या अनंत पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच दूसरी स्थिति, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं, हम फोकस पे रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। ये 6 स्थिति हो गई। 6 स्थिति में जब अनंत पे रहेगा प्रतिबिंब फोकस पे,
जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जब वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र पे ही, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और उसके बाद जब जो है अनंत पर फोकस पर रहेगा तो अनंत पे। तो इस प्रकार आप इस स्थितियों को एक सीक्वेंस में याद रख के आप इसकी स्थितियों के बारे में, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, इसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रतिबिंब निर्माण की ओर कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए, सबसे पहला चीज, अगर हम प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, तो हम स्थिति देखते हैं कि वस्तु हम कहाँ पे रखा हुआ है हमारा। तो सबसे पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। अब देखिए, मेरा वस्तु कहां पे है, अनंत पे, और अनंत पे स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें उससे आने वाली किरणों के बारे में जानना जरूरी है। अनंत से जो भी किरणें आ रही है हम तक, उन्हें क्या माना जाता है, परस्पर समांतर माना जाता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि वे काफी अधिक दूरी पर स्थित है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या माना जाता है, परस्पर समांतर। अब हमको क्या करना है, दो ही किरण लेना है, दो ही किरण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो ठीक है, तो दो समांतर किरणों से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। किनसे, दो समांतर किरणों से। ध्यान रखिएगा, अगर हमको अनंत पे वस्तु रखा हुआ है तो अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण पे टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद वो जिस पॉइंट पे कटेगी प्रतिबिंब वही बनेगा ना, जिस पॉइंट पे कटेगी प्रतिबिंब वही बनेगा। तो ठीक है, तो अच्छा, एक चीज आप और समझ लीजिए, प्रतिबिंब क्या होता है। मैंने प्रतिबिंब के बारे में आपको किसी वीडियो में स्पष्ट नहीं किया, तो मैं यहीं पे उसे बता देना चाहूंगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरण आ रही है वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या ऐसा लगे कि कट रही है। देखिए, मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, या अवतल दर्पण का एग्जांपल देखिए, समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे पढ़ना भी वही है। मान लीजिए कि ये दर्पण है। अब क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और ये यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, कोई भी वस्तु, इनकेस कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है। एक किरण यहाँ से आई, ऐसे गई, दूसरी किरण यहाँ से आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे कट रही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए इसका ध्रुव हो गया यहाँ से, ठीक, ये P, C, F और जो है कुछ भी, मान लीजिए इसे पीछे ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। अब होगा क्या, देखिए, यहां से प्रकाश की किरण निकली, दो किरणों को हमने लिया, दोनों किरण यहां पे कटी। अब आप बोल सकते हैं कि किरण तो यहां भी कटी है सर। नहीं भाई, परावर्तन के बाद जहां पे कटेगी, कहां पे, परावर्तन के बाद जहां पे कटेगी। देखिए, पहली किरण परावर्तन के बाद यहां आई, दूसरी किरण परावर्तन के बाद यहां आई और इस पॉइंट पे दोनों कटी। तो इस पॉइंट पे कटी तो प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। अब प्रतिबिंब यहां पे बनेगा का मतलब क्या है, क्या आईना के बाहर बनेगा, नहीं,
आप इतनी दूरी पे अवतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आईना के अंदर आपको लगेगा कि मेरा प्रतिबिंब इतनी दूरी पे बन रहा है, मतलब यहां से यहां इतनी दूरी पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। कहां पे? आईना के अंदर, दर्पण के अंदर, जबकि आप हैं कहां? इतनी दूरी पे हैं। तो बाहर आप इतनी दूरी पे हैं, अंदर क्या लगेगा? इतनी दूरी पे जो है प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब आपको कैसा दिखेगा? प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, क्योंकि दर्पण से परावर्तन के बाद देख रहे हैं नीचे की ओर कट रहा है। कहां? प्रधान अक्ष के नीचे की ओर कट रहा है। तो क्या होगा? कैसा दिखेगा आपको? उल्टा दिखेगा। तो यहां पे जो है दर्पण से परावर्तन के बाद सचमुच में कट रही है या हम कल्पना कर रहे हैं? सचमुच में कट रही है ना, दर्पण यहां से जाएगी, टकराएगी और सचमुच में यहां पे कट रही है। तो ये क्या हो गया? ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। कौन सा प्रतिबिंब हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा उल्टा होगा। अब देखते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक उदाहरण देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब नाम से ही स्पष्ट है कि जहां हम कटने का अंदाजा लगाएं, मतलब सचमुच में नहीं कटता है। जैसे जो है आप एक उत्तल दर्पण लीजिए, उत्तल दर्पण में C, F और P मान लीजिए, और कोई प्रतिबिंब जिस प्रकार हमने इसमें अनंत पे जो है माना है, आप भी जो है अनंत पे ही ले लीजिए। तो अनंत पे अगर जो है कोई प्रकाश की किरण आती है तो हम उसे क्या मान सकते हैं? उसे हम मान सकते हैं कि वह समांतर होगी परस्पर एक दूसरे को के। तो एक मान लीजिए यहां पे आई, माफ कीजिएगा, इस तरफ जो है प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती है, इसलिए इसे क्या होता है? डॉटेड लाइन से हम दिखाते हैं। इधर क्या हुआ? रंगा हुआ है ना इस साइड। तो प्रकाश की किरण जब भी आएगी तो क्या होगा? उस तरफ गुजरेगी क्या? वो तो टकराएगी ही, लेकिन उस तरफ गुजरेगी नहीं, वो वापस लौटेगी। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण यहां पे आई तो क्या होगा? मान लेते हैं यहां से एक प्रकाश की किरण गई, इधर लौट गई, यहां आई। एक दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो ये क्या हुआ? ये इस पॉइंट से जो है अब कहां पे कटा? यहां पे कटा। लेकिन आप भी जानते हैं कि क्या सच में किरण जा सकती है उधर? नहीं जा सकती है। वो क्या होगा? ये वाली इधर ही लौट जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या होती है? पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो यहां पे गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी। और ये वास्तव में उधर जाएगा नहीं, जाता हुआ प्रतीत होगा। अब हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद इस पॉइंट पे कट रही है। तो यहां पे चूंकि हम काल्पनिक ढंग से कट रही है, सचमुच में कट नहीं रही है, इसलिए ये क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? इस लाइन के ऊपर बनेगा। तो लाइन के ऊपर बनेगा मतलब सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या हुआ? एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण से परावर्तन के बाद सचमुच में प्रकाश का किरण कटा, और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब में हमने उसके कटने का अनुमान लगाया। तो इसीलिए इसको चूंकि हम अनुमान लगाते हैं तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, और यहां पे सचमुच कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा होगा। ठीक है। और इसके बारे में और डिफरेंसेस को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, चूंकि इसके लिए एक सेपरेट टॉप वो बनना चाहिए था जो मैं मिस कर गया, तो आपको किसी और वीडियो में मैं वो बना के दिखा दूंगा, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब हम देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? जब वस्तु अनंत पर हो। तो अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा?
माफ कीजिएगा, जब अनंत पे होगा तो जब वस्तु अनंत पे होगा तो क्या होगा, उससे आने वाली प्रकाश की किरणों को परस्पर समांतर माना जाता है। ठीक है, समांतर माना जाता है। तो हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण लिए। अब अवतल दर्पण ये हो गया ध्रुव, ये इसका फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मानते हैं कि अनंत पे कोई वस्तु स्थित है। तो अनंत पे अगर वस्तु स्थित है, मान लीजिए यहां पे सूर्य है, चंद्रमा, कुछ भी मान लीजिए, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही है। इससे आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या होता है, समांतर माना जाता है। तो एक किरण आई और टकरा के ऐसे, फिर दूसरी किरण मान लीजिए ठीक इसके समांतर आई और टकरा के ऐसे। अब देखिए, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, क्या कि आपको मैंने बताया था समतल दर्पण से परावर्तन के नियम। तो दर्पण से परावर्तन के नियम का हमेशा पालन करेगी, मतलब जिस एंगल से आई है उसी तरह वापस लौटेगी। अब देखिए ये कहां पे कटी, इस जगह पे कटी, इस जगह पे कटी। ये जगह कौन सा है, ये जगह है फोकस, माफ कीजिएगा, देखिए एक किरण कहां से आई, यहां से आई प्रकाश की किरण, और ये दर्पण से परावर्तन के बाद इस प्रकार जाएगी। दूसरी किरण कहां से आई, दूसरी किरण यहां से आई और ये दर्पण से परावर्तन के बाद इसी प्रकार लौटेगी। और ये कहां पे कटी, यहां पे, लगभग फोकस पे। तो अनंत पे जो स्थित, अगर वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, नंबर एक फोकस पे। कहां पे बनेगा, फोकस पर। नंबर दूसरा कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से काफी छोटा। देखिए छोटा है ना, वस्तु सूर्य और सूर्य के तुलना में ये जो है क्या हुआ, काफी छोटा हुआ, तो वस्तु से काफी छोटा। तीसरा हो जाएगा किस सीधा बना या उल्टा बना। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पीसी से अगर ऊपर बनता है तो सीधा। सीधा का मतलब क्या हुआ, मैं इस तरह हूं, अगर मेरा इमेज भी इसी तरह बने तो क्या होगा, तो सीधा होगा। अगर मैं ऐसा हूं और मेरा इमेज ऐसे बने कि मेरा पैर ऊपर और सिर नीचे हो तो क्या होगा, वो उल्टा प्रतिबिंब होगा। अब इस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। मान लीजिए कि अगर सूरज की जगह ये कुछ और हो, मान लीजिए कि ये सूरज की जगह कोई आदमी है, कोई आदमी है। अब ये ऐसे है, अब ये किरण कहां से निकल रही है, इसके सिर के पास से, और कहां आई, देखिए
ये नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो इसका सिर क्या हो जाएगा, सिर जो है नीचे बनेगा, सिर नीचे बनेगा। अच्छा, और ये किरण कहां से आ रही है, इसके पैर के पास से। अब पैर इसका जो है कहां पे है, तो पैर देखिए इसमें, इस पॉइंट को देखिए, आप उधर मत देखिएगा, इस पॉइंट को देखिए, पैर कहां ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर बनेगा। इस प्रकार क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बन जाएगा। मतलब जब ये अवतल दर्पण में देखेगा तो क्या होगा, देखेगा कि मेरा जो है पैर ऊपर और सिर नीचे है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जैसे ही मुख प्रधान अक्ष के नीचे बनता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब किसका होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो इस प्रकार 4 स्थितियां हुई, फोकस पर, वस्तु से काफी छोटा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब मैंने कैसे समझा, क्योंकि यह दर्पण से टकराने के बाद सचमुच में कट रही है, हमने कोई अंदाजा नहीं लगाया है। अंदाजा कब लगाएंगे, जब दर्पण के पीछे जाएगा, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकता है, पीछे पेंट किया हुआ है, पीछे जो है चांदी की परत चढ़ाई हुई है, उस पर कलर किया हुआ है। अब प्रकाश की किरण उसको पार नहीं कर सकते, उसे टकरा के वापस ही लौटेगी। लेकिन जब हम अंदाजा लगाएंगे कि ये किरण पीछे कट रही है, उस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों, अब अन्य जो स्थितियां हैं उसे अगले वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।